हमने जो अभी सीखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, कल कुछ लोग सवाल जवाब कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब मैं सबके साथ देना चाह रहा हूं। सवाल पहला पूछा गया मुझसे कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आखिर है क्या? ये कॉस्ट समझ लो, मिसाल के तौर पर आपको पैसा चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है, आपने 100 रुपए का फंड लिया, कंपनी ने अब शेयर इशू कर दिया, ठीक है। अब कंपनी जब शेयर इशू करेगी 100 रुपए का, अब कंपनी की जिम्मेदारी तो नहीं है, बट कंपनी इसके अगेंस्ट शेयर होल्डर को क्या देगी? डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या देगी? डिविडेंड। अब एक और सवाल भी आता है, कल सवाल पूछा गया कि सर कैपिटल गेन हम इसमें क्यों कंसीडर नहीं करते? दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। वो जो कैपिटल गेन उसको मिलना है, क्या कंपनी ने लेना है? वो तो किसी और शेयर होल्डर ने उससे खरीद लेना है। मतलब शेयर की वैल्यू, वो तो रिटर्न है, इन्वेस्टर को फायदा है, लेकिन क्या वो कंपनी के लिए कोई सरदर्द है? कल को उसने जो 100 रुपए का शेयर लोगों को बेचा था, उसकी वैल्यू 200 रुपए होगी। जो शेयर होल्डर 200 रुपए वाला शेयर बेचेगा, वो कंपनी को बेचेगा या मार्केट में बेचेगा? तो मार्केट में बेचेगा। तो कंपनी का वो कोई आउटफ्लो नहीं है। कंपनी की जो जिम्मेदारी है वो है डिविडेंड देना, वो चाहे वो शेयर उस बंदे के पास हो या किसी भी बंदे के पास हो। और वो क्या 200 रुपए के ऊपर डिविडेंड देगी या 100 रुपए के ऊपर? वो उसने 100 रुपए पर देना है, फेस वैल्यू पे देना है। अब सपोज दैट उसने 100 रुपया फंड ले लिया और उसके बदले साल के बाद उसको 10 रुपए दे दिए, तो ये कंपनी के लिए क्या बना? एक्सपेंस अगेंस्ट 100। अब हम ये उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई उसने जो इक्विटी शेयर इशू की है उसे कितनी कॉस्ट पड़ रही है सालाना। नॉर्मल तरीका तो ये है ना, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। आप कहेंगे सर आपने तो ये बड़ा अच्छा जल्दी जल्दी कर दिया। आपने जब सवाल के अंदर पढ़ा था डी ओवर मार्केट वैल्यू, यही फार्मूला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। डी क्या चीज है? डिविडेंड। मार्केट वैल्यू, अभी मैं समझ रहा हूं कि वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आया। बात समझ रहे हो? अब तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली जो कंपनी ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उसके बदले जो उसको पैसे पे कर रही है उसे उसकी कॉस्ट बोलते हैं। और ये बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते क्यों नहीं है? क्योंकि डिविडेंड है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम इस लफ्ज को क्या बोल देते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हमने कुछ फार्मूले सीखे थे। एक फार्मूला सीखा था पहले, तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला भी हमने सीखा था। मार्केट वैल्यू बराबर है डी ओवर के ई। एक बात मैंने और बताई थी, दुनिया में कभी भी किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो, आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है। आपको भी सर ये मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन यहां तो आपने फार्मूला लिखा हुआ है डी ओवर के ई। देखिए भाई, आप लोगों ने एक बात यहां पर पढ़ी होगी, आर ओवर आई। ये पढ़ा है कि जिंदगी में? परपेचुटी में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, और कंपनी हमेशा नॉट डिफाइन लाइफ होती है, तो कंपनी के केस में परपेचुटी का ही फार्मूला लगता है शेयर होल्डर के ऊपर। अब आप ये देखें कि जो आर है ये डिविडेंड है, जो आई है वो के ई है, और पी आपने फाइंड कर लिया। अब इसी से अभी हमने फार्मूला वैसे भी पढ़ा, के ई किसके बराबर है, इसको ही रीअरेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे? डी ओवर मार्केट वैल्यू, इसको बोलते हैं डीवीएम। डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड। डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड। अगर पेपर में वो कह दे कि डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड से फाइंड करके दे, मार्केट वैल्यू पूछ ले तो मार्केट वैल्यू बता देनी है, के ई पूछे तो के ई बता दे। ये दोनों फार्मूले समझ लगे? अब इसमें एक और नोट लिखना है हमने।
market value always taken x dividend market value, x dividend market value। अब क्योंकि हमें तो टर्म्स में भी इश्यू है, प्रॉब्लम्स है, काफी सारे प्रॉब्लम्स है, तो हम एक चीज और सीख लेते हैं कि ये एक्स डिविडेंड आखिर होता क्या है। विदाउट डिविडेंड होता ये है, मार्केट के अंदर अगर हम जाएं तो अगर आप एक शेयर खरीदते हो, आपने शेयर की वैल्यू आपको बताई गई 170 रुपए, नॉर्मल मार्केट वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है 150 रुपए। मतलब मार्केट में नॉर्मल शेयर 150 पे बिक रहे हैं, एक भाई साहब 170 रुपए का बेच रहा है। आपने पूछा ये चक्कर क्या है, वो कहता है चक्कर बस ये है कि ये जो वैल्यू है ये एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड है, और ये जो है ये एक्स डिविडेंड है। आपके साथ आई कैप एक गेम कर सकता है, वो गेम क्या है, वो ये है कि आई कैप आपको एक्स डिविडेंड भी दे दे और कम डिविडेंड भी दे दे और डिविडेंड दे ही ना, तो यहां पर डिविडेंड हमें मिल जाएगा। कितना डिविडेंड है भला? 20 का। अब अगर आपको वो क्वेश्चन के अंदर ये कह दे भाई मेरे पास जो शेयर की वैल्यू है इसके अंदर मैं डिविडेंड भी ले रहा हूं, कहता है डिविडेंड तो उसने लेना है ना जिसका शेयर है, वो कहता है डिविडेंड कल परसों तरसों मिल जाना है, उसके ऊपर आपका राइट नहीं मेरा राइट है, तो इसलिए मुझे 170 रुपया दो, आपको 20 रुपए आने वाले चंद दिनों में वापस मिल जाएंगे, तो ये 150 का ही आपको शेयर मिल रहा है। तो अगर कभी जिंदगी में वो आपको कम डिविडेंड वैल्यू दे दे, उसमें से 1 साल का डिविडेंड माइनस कर देना जो लास्ट लेटेस्ट ईयर का चल रहा होगा। देखिए अगर उसने जो डिविडेंड है हमारा, हमने मार्केट वैल्यू यहां लेनी है ना, तो मार्केट वैल्यू मार्केट के अंदर दो तरह से प्रेजेंट हो रही है, कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड। अगर एक्स डिविडेंड है या साइलेंट है तो वो वैल्यू ले लो, अगर कम डिविडेंड है तो बताएगा विद डिविडेंड या कम डिविडेंड। इसका मतलब है आपकी उस मार्केट वैल्यू के अंदर 1 साल का डिविडेंड भी शामिल करके वो आपको बेच रहा है। तो हमने तो एक्स डिविडेंड लेना है, 1 साल का डिविडेंड माइनस कर दे, 1 साल का डिविडेंड माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स डिविडेंड वैल्यू आ जाए। तो जब भी ऐसा कभी आए सवाल के कम डिविडेंड दे दे, 1 साल का डिविडेंड माइनस कर देंगे। इस फार्मूले में और कुछ भी नई बात नहीं, डिविडेंड, और इस केस में डिविडेंड हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। डिविडेंड क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है डिविडेंड ग्रो नहीं करेगा। अच्छा, ग्रो कब करता है और कब नहीं करता? प्रैक्टिकली जो लोग रिटेन अर्निंग नहीं करते, सारा प्रॉफिट जो बचता है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि कोई री इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट आ जाए उसको ग्रोथ नहीं बोलते, गिवन इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ बोलते हैं। प्रॉफिट हुआ 10 लाख, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई ग्रोथ रेट नहीं होगी। अगर रिटेन अर्निंग हुई है तो रिटेन अर्निंग का मतलब है सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बल्कि री इन्वेस्ट कर दिया। 8 लाख उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 लाख री इन्वेस्ट कर दिया। वो 2 लाख की वजह से जो हमें रिटर्न मिलेगा री इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो उसकी वजह से डिविडेंड में भी ग्रोथ आएगा। तो जब क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन हो, समझो ग्रोथ होगी, गिवन है या नहीं है? गिवन है तो ओके, नहीं गिवन तो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन हो, डिविडेंड चेंज हो रहा हो, इसका मतलब है ग्रोथ है। रिटेन अर्निंग नहीं है, डिविडेंड नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है ग्रोथ रेट है ही नहीं। पूरा वो प्रॉफिट डिविडेंड दे देगा, प्रॉफिट तो कांस्टेंट होता नहीं है, तो डिविडेंड कैसे कांस्टेंट होगा? डिविडेंड कांस्टेंट हो सकता है इक्वलाइजेशन रिजर्व की वजह से। कल मैंने बताया था, ये FR1 के अंदर भी हमने पढ़ा था। एक होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का एक अकाउंट बनता है। वो कहता है कि ये जो हमारा डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहता है ना, तो इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता कि मुझे कितने पैसे आएंगे। अक्सर आपको पता होगा ये जो लोग पैसा कमा रहे होते हैं ना,
जिन लोगों की जो इनकम है फिक्स नहीं होती ना, तो वो कहते हैं जी हवाई सी रोजी है, पर कभी ज्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है, तो कोई सेटलमेंट बढ़ती नहीं। तो कोशिश करते होते हैं कि हमें ये पता हो कि हमें हर महीने हर साल कितने मिलने हैं। आपने शेयर खरीद लिया हुआ है तो आप कहते हो कि मुझे पता होना चाहिए कि साल बाद हर हाल में मेरे अकाउंट में इतने पैसे आने ही आने। तो कंपनी इस चीज को कंसीडर करती है, वो कहती है ठीक है हम एक इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। अगर कभी इस रेंज से ऊपर डिविडेंड चला गया, हम वो सारी अमाउंट इक्वलाइजेशन रिजर्व में डाल देंगे और उसको फिक्स डिविडेंड दे देंगे। और कभी अल्लाह ना करे कम हो गया, तो फिर उसी में से निकाल के उसको पूरा करके दे देंगे। तो फिर वो इक्वलाइजेशन डिविडेंड रिजर्व अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और वो जिसकी वजह से डिविडेंड कांस्टेंट बन जाता है। वो रिटेन अर्निंग नहीं है, रिटेन अर्निंग बिजनेस का राइट है, इक्वलाइजेशन रिजर्व शेयर होल्डर का राइट है, वो शेयर होल्डर का रिजर्व पड़ा। ठीक होगी बात? चलिए जी, और कोई सवाल है तो पूछे, वरना फिर आगे चलते हैं। तो यही तो बात मैं बता रहा हूं कि उसके लिए फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट होता है। इसलिए तो नंबर ऑफ मेथड्स हैं, ग्रोथ का मेथड, बगैर ग्रोथ के मेथड। हमने हर तरह से सवाल करना है। कांस्टेंट के केस में क्या फार्मूला पढ़ेंगे, फिक्स्ड ग्रोथ में क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल ग्रोथ होगी तो क्या पढ़ेंगे, ये तीनों फार्मूलाज हमने सीखे। उसके बाद ये दो फार्मूले पहले याद करने हैं, और इसमें दो बातें बस याद रखनी है कि ये दो फार्मूले कब लगते हैं। डिविडेंड कांस्टेंट होगा और मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है, एक्स डिविडेंड। बस इन दो फार्मूलों के अलावा, यानी इसके दो बातों के अलावा इस फार्मूले की और कोई एप्लीकेशन नहीं है। बस जब यहां पर दो बातें पूरी हो फार्मूला लगा दो। अब अगली बात, और ये मेथड का नाम था डीवीएम मेथड, अब है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड, ये भी डिविडेंड है, डीवीएम है, ग्रोथ मॉडल ये भी डीवीएम ही है, बट क्वेश्चन के अंदर अब ग्रोथ गिवन होगी। क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड की ग्रोथ गिवन होगी। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, डिविडेंड ही मेथड, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ गिवन होगी, और उस ग्रोथ को किस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम भी मैं लिख देता हूं। नाम तो जॉर्डन है, आप गार्डन गार्डन कह लो, ठीक है ना, जॉर्डन नाम है उसका। तो इसको जॉर्डन मॉडल भी कुछ लोग बोलते हैं। तो जब ग्रोथ गिवन होगी तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। अभी कल वाली बातें बता रहा हूं, डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जॉर्डन मॉडल, डीवीएम का ग्रोथ मॉडल, एक ही बात है, डीवीएम का ग्रोथ मॉडल। और अगर आप के ई फाइंड करना चाहोगे तो कल हमने इसको रीअरेंज किया था, वो कैसे किया था, डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी, सिर्फ फार्मूला है। अब जी के बारे में सुन लें बातें। नंबर 1, जी ही सारा कुछ है। पहली बात गिवन होगा। नंबर 2 नॉट गिवन। अगर नहीं गिवन तो फिर क्या हालात होते हैं, फिर आपको डिविडेंड गिवन होगा ऑफ डिफरेंट ईयर्स। या तो ग्रोथ मॉडल गिवन होगा, जी गिवन होगा कि इतनी ग्रोथ हो रही है, या नहीं गिवन होगा तो फिर आपको क्या गिवन होगा, डिविडेंड, या आपको रिटेन अर्निंग गिवन होगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर गिवन होगा। एक सवाल ऐसा भी आया हुआ है, उसने अर्निंग पर शेयर दे दिया क्वेश्चन के अंदर, या वो आपको रिटेन अर्निंग दे देगा। अगर तो वो ये बातें बताता है क्वेश्चन के अंदर
मतलब आपको ईपीएस दे देता है क्वेश्चन के अंदर, आपको डिविडेंड डिफरेंट ईयर्स की दे देता है, आपको रिटेन अर्निंग की इंफॉर्मेशन दे देता है, इसका मतलब है ग्रोथ है। अगर ग्रोथ रेट नहीं भी गिवन ना, तो ग्रोथ है, फाइंड करने की जरूरत है। तो वो फाइंड कैसे करेंगे? इन दोनों के लिए फार्मूला लगेगा G इज इक्वल टू आखिरी डिविडेंड, सबसे आखिरी डिविडेंड, डिवाइडेड बाय सबसे पहला डिविडेंड। आखिरी डिविडेंड डिवाइडेड बाय सबसे पहला डिविडेंड, होल पावर 1/n-1, जितने टोटल साल हैं उसमें से एक कम करके -1। ये बेसिकली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट का फार्मूला है, बस नाम इसके अपने इस्तेमाल हो रहे हैं, R/C⁻1 1/n-1। ठीक है, ये जो माइनस फैक्टर कॉमन लिया ये माइनस जो नीचे वाला माइनस है, ऊपर वाला तो उसके साथ नीचे वाला माइनस, तो ये तो सिंपल वो 1 + i⁻n नहीं होता, तो 1 जब उधर जाकर माइनस हो रहा है। S = P × 1 + i, वो जो i के साथ 1 है ना, वो उधर जाकर माइनस हो रहा है। हाँ जी, अगर ये आपको ईपीएस गिवन है, आपको डिविडेंड गिवन है, आप इस फार्मूले से निकालोगे dn/d0 होल पावर 1/n-1 -1। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन है, तो G का फार्मूला होगा B × R, B × R। अब ये दो नई चीजें आ गई। B क्या चीज है? B इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग रेशो या परसेंटेज, रिटेन्ड अर्निंग रेशो या परसेंटेज। कि अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा पता सब है, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते हम, इतना ही लिखना काफी हो जाए। लेकिन अगर आपसे ये पूछा, मैं भी पूछूं कि कैसे फाइंड करोगे, बताओ कैसे फाइंड करोगे? रिटेन अर्निंग रेशियो कैसे फाइंड होगी? हाँ गजनफर, रिटेन अर्निंग रेशियो कैसे फाइंड करें? देखा ना, चीजें पता है भाई। रिटेन अर्निंग कितने % रिटेन अर्निंग की, रिटेन अर्निंग जो इस साल की डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग। मतलब 100 रुपए में से आपने 40 रुपए या रिटर्न रख लिए रिटेन अर्निंग, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी वो तो परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो रिटेन अर्निंग का अगर रेशो बताई जाए, तो रेशो बतानी हो तो सिंपल, जितनी रिटेन अर्निंग की है आउट ऑफ टोटल अर्निंग, मतलब टोटल अर्निंग नेट प्रॉफिट, टोटल अर्निंग नेट प्रॉफिट। तो फार्मूला क्या बनेगा? अगर बी आपके पास नहीं है तो रिटेन अर्निंग, अगर तो परसेंटेज में बताई हुई है तो ठीक है, वरना परसेंटेज में फाइंड कर लेंगे। रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग। अब ये भी मुसीबत है कि मुझे ये लिखना पड़ेगा कि टोटल अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट, टोटल अर्निंग उस साल की, ड्यूरिंग द ईयर टोटल अर्निंग कितनी हुई उसमें से। अच्छा, ये वो वाली है जो रिटेन अर्निंग में जाती है, जो जिसका ताल्लुक, क्योंकि हम रिटेन अर्निंग को डील करते हैं ना, तो उस साल की टोटल अर्निंग जो कि रिटेन अर्निंग में अकाउंट्स में जाती है, जितने % आपने पैसा रिटेन अर्निंग में रख लिया, जितना टोटल था उसको आपस में डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग रेशो। आर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। एक बंदे से मैंने इसके सवाल का जवाब पूछना, क्योंकि उसने एक दावा किया, तो उस दावे को चेक करते हैं कि सही है या गलत है। नहीं, उससे नहीं पूछा जा सकता ये। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी या तो गिवन होगा रिटर्न ऑन इक्विटी के नाम से, या हम के को इस्तेमाल कर लेंगे। के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के मतलब
और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए वही चीज क्या होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो या तो के को इस्तेमाल कर लेंगे या गिवन होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब आखिरी बात, ना गिवन है ना के गिवन है, वो खुद भी नहीं गिवन, तो फिर भी वो कहता है कि मुझे रिटेन अर्निंग उसने बता दी। अब रिटेन अर्निंग रेशो बता दी, हमारे लिए मुसीबत बन गई कि बी गिवन है, आर नहीं मिल रहा, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे फाइंड करेंगे? के तो है ही नहीं, के ही नहीं है, मार्केट वैल्यू भी नहीं है, हमें जी फाइंड करना है। और जी का फार्मूला यानी अगर उसने क्वेश्चन के अंदर सपोज कहता मुझे मार्केट वैल्यू फाइंड करके दो, क्या फाइंड करके दो? मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू का फार्मूला होता है डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस, या वो बल्कि ये अगर नहीं कहता, ये तो फिर आसान हो जाएगा, अगर वो कहता मुझे के ई फाइंड करके दो। अब के ई का फार्मूला है डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू माइनस प्लस जी। अब मेरे पास जी नहीं है, के ई मैंने फाइंड कर, इसका मतलब के ई भी नहीं है। अगर के ई होता तो फिर तो मैं ये फार्मूले पे जाता ही ना। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का। क्या फार्मूला है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर एवरेज इक्विटी रेशियो एनालिसिस के अंदर जो पढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बस सारी जिंदगी ऐसे भुगतोगे, सारी जिंदगी भुगतोगे। वो ना उसके लेक्चर्स ले लेना जाके, और लाजमी लेना, रेशो के लेक्चर्स लेना बहुत जरूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला लगा देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। और अगर एवरेज इक्विटी कैसे फाइंड करते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और अगर ओपनिंग ना गिवन है, जो गिवन है वही ले लेंगे। बल्कि आप इसमें इतना ज्यादा आप इक्विटी लिखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मेरे भाई, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको जी ना गिवन हो तो दो मेथड है जी फाइंड करने का। एक तो फाइंड करने का है कि डी एन ओवर डी नॉट होल पावर एन 1 ओवर एन माइनस 1 माइनस 1। और एक मेथड है बी मल्टीप्लाइड बाय आर। ये तकरीबन एक फेज हमारा कंप्लीट हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, एक फेज। ठीक है, अब थोड़ा सा एक फार्मूला पढ़ाता हूं ताकि हमारी जो असाइनमेंट के सवाल है कुछ आपके होना शुरू हो जाए। लास्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी का लास्ट, उसे बोलते हैं, जो बीएफडी वाले लोग बोलते हैं उसे बोलते हैं कैपम। अब आई कैप, अब तो फिर भी उसने इसका एक पेज लिख दिया है। पुरानी बुक में 2 लाइनें थी बस, और जितने भी सवाल आज तक पेपर में दिए थे सब में ये आया हुआ था। यानी अब तक जितने भी अटेम्प्ट हो चुकी हैं, यानी 2022 से लेकर 2026 की एक अटेम्प्ट मिला के तो तकरीबन 9 अटेम्प्ट्स बनती हैं। 9 या 7, 22, 23, 24, 25, हाँ 9 अटेम्प्ट बन गए। 9 अटेम्प्ट्स के अंदर तकरीबन 7 अटेम्प्ट के अंदर ये कैपम इन्वॉल्व है। तो लाइनें कितनी थी उसमें? 2। अब उसने आकर ना पूरा एक पेज लिख दिया है कि थोड़ा सा लोगों को उसके बारे में पता चल जाए, लेकिन अभी हम वो 2 लाइनों वाला कैपम करते हैं। इसके जरिए आप के ई फाइंड कर सकते हो। बस ये आपकी हेल्प करेगा के ई फाइंड करने। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करवाता हूं, अगर आप थोड़ी सी आंख तो खुल गई है, पहले थोड़ी नींद आ रही थी, अब ठीक है सारे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता भी हूं इसके बारे में, ये आखिर है क्या। इसका फार्मूले को एक्सप्लेन करता हूं। इसका फार्मूला होता है जनाब आर एफ प्लस बीटा इनटू आर एम माइनस आर एफ। के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इनटू आर एम माइनस आर एफ। चाहे इसका रोल
डायरेक्ट ये कभी पेपर में नहीं आता, लेकिन सवाल में केई फाइंड करने के लिए 7 अटेम्प्ट में यही है। केई यहां से फाइंड करवाता है और केई फाइंड करवा के फिर मार्केट वैल्यू फाइंड करवाता है। तो केई यहां से फाइंड करके जाएंगे, फिर मार्केट वैल्यू में केई इस्तेमाल करेंगे, डिविडेंड वो दे देता है, और जी भी कभी फाइंड करवा लेता है, कभी दे देता है। अब आए जरा इसमें जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसको, केई क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, RF रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री रिटर्न, सॉरी रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब बहुत कम होगा, मोर रिस्क मोर रिटर्न। अगर रिस्क फ्री है इसका मतलब है ऐसा कोई है इन्वेस्टमेंट जहां पर कोई रिस्क ही नहीं है, मतलब आपको अपने पैसे डूबने का कोई चांस ही नहीं है। बैंक नहीं, बैंक में पैसा डूब सकता है गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट में डूबने का 0% चांस होता है, 1000 गवर्नमेंट चेंज हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है पैसा छापने की, और आपको पैसा छाप के पैसे दे देंगे, तो वहां पर 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये अब जरा ध्यान से सुनना है पूरी तरह, ये रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब है आप, मैंने कहा कि यार मैं चाहता हूं मेरे पैसे को ना कोई मसला ही ना है, वो कहता है ठीक है जाओ गवर्नमेंट का जाकर खरीद लो, 10% आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक बंदे ने कहा कि यार, एक प्राइवेट बंदे ने कहा, मार्केट में मुझे बंदे ने कहा कि यार आप ना गवर्नमेंट में पैसा दे रहे हो, मुझे दो, मैं भी आपको रिटर्न दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो तो रिस्क फ्री है। अगर मैं आपको पैसा इन्वेस्ट करता हूं किसी बैंक में, तो जाहिर सी बात है 10% पर तो मेरा गुजारा नहीं होना, मैं उसे क्या बोलूंगा फिर। अगर मैं रिस्क लेता हूं तो मुझे उस रिस्क का कोई फायदा दो, तो कहेगा ठीक है 15% देता हूं। अब ये 10% रिस्क फ्री हुआ, 15% हो गया मार्केट का रेट, RM रिस्क ऑफ मार्केट या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ गवर्नमेंट के अलावा। अच्छा जब भी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी ना, मैं लिख देता हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जब भी कोई गवर्नमेंट की बात कर, TFC, जब भी कोई इस तरह की बात करते हैं ना, ट्रेजरी बिल, टी बिल के बारे में कहते हैं जी ये सिर्फ गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, और ये हमने पढ़ने हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर, सारे परेशानी होना, जैसे हमने ये आगे पढ़ना है ना सोर्स ऑफ फाइनेंस नेक्स्ट, तो उसके अंदर ये सारी चीजें नाम हैं। तो जो गवर्नमेंट देगी वो तो रिस्क फ्री है। तो अगर मैं आपसे एक नाम पूछूं अभी इसी डाटा में, 10% कौन दे रहा है हमें, ये रिस्क फ्री है। मार्केट में हमें कितनी ऑफर हो रही है, 15%। अगर हम 10% से 15% पे जाते हैं, ये जो मुझे 5% एक्स्ट्रा चाहिए, इसके लिए मुझे कोई रिस्क भी लेना पड़ेगा, रिस्क है। इसको अगर मैं कोई टर्म बोलूं तो क्या बोलूंगा, इस 5% को से बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम। और मजे की बात है RM माइनस RF बराबर होता है रिस्क प्रीमियम के। अब आई कैप ने एक दफा क्या किया, RF दे दिया और रिस्क प्रीमियम दे दिया, रिस्क फ्री भी दे दिया, रिस्क प्रीमियम भी दे दिया। बच्चे ढूंढते रह गए मार्केट का रिस्क कितना। अगर उन्हें मार्केट का रिस्क चाहिए तो रिस्क फ्री और प्रीमियम दोनों को प्लस कर दोगे तो मार्केट का रिस्क आ जाएगा, या आप इस पूरे की जगह इस पूरे फैक्टर को रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। ये रिस्क प्रीमियम का पता है ना, रिस्क लेने की वजह से जो हमें एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा है, रिस्क लेने की वजह से, रिस्क नहीं चाहिए ये जीरो हो जाएगा। तो RM माइनस RF, RM माइनस RF, इसे क्या बोलेंगे, रिस्क प्रीमियम। अब एक बात वैसे मुझे बताएं, RF कभी RM से बड़ा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिस्क फ्री उसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। जब कभी, वैसे ये मेरे वाले साहब कहा करते थे, जब कभी कोई आपको ढेर सारी ऑफर कर रहे हो तो दूर भाग जाओ, बहुत रिस्क है उसमें।
जब आपको कहोगे यार, एक बंदा मुझे कहता, अब समझ नहीं आती वैसे आज लोग के लोग आजकल के नौजवानों की, एक भाई साहब मेरा ही स्टूडेंट मुझे कहता है सर आप ना मुझे 10 लाख रुपया दें, मैं आपको 70% रिटर्न दूंगा हर 3 महीने बाद। मैं सोच रहा था अगर मैं 10 लाख देता हूं, 10 लाख का 3 महीने बाद वो मुझे 7 लाख देगा, 70% टू 80%, और अगले 3 बाद मुझे फिर 7 लाख देगा, तो 14 लाख तो मेरा वापस आ जाएगा। तो काम तो खराब है, मतलब आफ्टर 6 मंथ 10 लाख भी मेरा वैसे ही है, ये उसके ऊपर रिटर्न ऑफर कर रहा है मुझे। मैंने उसको कहता मैं वो ये करता हूं, वो पहले ना उसने ये ना मुझे लगता है कहानियां डालने का तरीका है, भाई ठीक है यार पूरी दुनिया पढ़ी है, उस्ताद को तो छोड़ दो। उसने मुझे पहले ना 2 दिन मुझे कहता सर अल्हम्दुलिल्लाह फर्म भी चल रही है, उसने फर्म बनाई हुई है, फर्म भी चल रही है, मैंने एक और बिजनेस किया हुआ है, मैं ना इस तरह करता हूं, बहुत रिटर्न मिलता है मुझे, फलाना ऐसा, ये वो सारा करता है। फिर मेरे पास ना कहता सर मैंने आपसे मीटिंग करनी है, मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा मिल नहीं आएगा, वैसे ही बंदा लगता होता है कि इतना अमीर है तो चलो मिल लेना चाहिए। आया मिला तो सारी बातें फिर कहानियां ये करता करता एंड पे कहता सर 10 लाख चाहिए। कहते मेरी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो ना करें, हफ्ते बाद मेरे पैसे आने, आप अपने एज इट इज वापस ले लेना। मैंने कहा ये अरबों की बात कर रहा है और 10 लाख रुपए इसके पास नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं ना मेरे पास तो नहीं है, मैं किसी से मांगता हूं फिर आपको बताता हूं। उसको मैंने भेज दिया, तो मैंने अपने लिंक्ड बंदे को बात की, फरहान साहब, उनको कॉल की, मैंने कहा ये बंदा मेरे पास आया था, कहता इन्वेस्टमेंट तो नहीं मांग रहा था। मैंने कहा लो जी, लगता है फरहान साहब को पहले गोली हुई है। उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा 1 पैसा नहीं देना, कहता जिसने भी इसको पैसे दिए हैं ना वो रो रहे हैं। तो मोर रिस्क मतलब मोर रिटर्न जब जो आपको नजर आ रहा होता ना, तो उसका फिर रिस्क भी ज्यादा है। तो जब आपको लगे ना, जब भी आपको लगे कि यहां पर बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, तो वहां से भाग जाओ, वो रिटर्न नहीं होगा, वो रिस्क होगा ज्यादा से ज्यादा। फ्रॉड नहीं, निकलवाने वाले तो फिर निकलवा भी लेते हैं, वो फिर कहते हैं तो जिनको पता होता है कि अगर कल को अगर हमारे पैसे इधर उधर हुए तो मैंने उनकी फैमिली को पकड़ लेना है या उसको पकड़ लेना है, उसको निकाल लेना पैसे, तो वो निकलवा लेते हैं, उन्हें फिर वो रिस्क ले लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज रहेगी? बेटा, बीटा कह लो, बेटा कह लो। चलो जी, इस बेटा को देखते हैं, दैट इज रिस्क असेसमेंट फैक्टर। रिस्क असेसमेंट फैक्टर, बीटा, रिस्क असेसमेंट फैक्टर। दूसरे लफ्जों में दैट इज द प्रोबेबिलिटी। 5% रिस्क आ गया, 10 माइनस 15, 5% रिस्क है, कितने परसेंट चांसेस है, असेस करेंगे। अगर तो बीटा, देखिए फार्मूले को देखे, जरा गौर से देखना है, फार्मूला ही सब कुछ है, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। फार्मूला तो यही है। अब जरा बीटा हमें असेस करके देगा, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा कि हाँ यार जो 5% आपने रिस्क लेना है ना, ये रिस्क एग्जैक्ट 5% है या इसके चांसेस इससे भी ज्यादा है या चांसेस इससे कम है। अगर तो बीटा आपका है 1, इसका मतलब है जितना सोचा हुआ है उतना ही है। 1 इधर लिखोगे ना, 1 लिखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 5%। इसका मतलब है जितना उस मार्केट के बारे में सोचा हुआ है ना, 5% वो मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्चुअल में रिस्क भी उतना ही है। जैसे 10% मुझे गवर्नमेंट ने कहा और उसने मुझे 15% कहा, रिस्क मुझे एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? 5%। मैंने रिस्क असेस किया कि अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, वो मार्केट में लोगों के ज्यादा पैसे डूबते हैं या नहीं डूबते। लोगों ने कहा कि नहीं यार बस एवरेज ही है का, मतलब रिस्क असेसमेंट बीटा 1 है। अगर बीटा आ गया 1.2, 1.3, 1.4, रिस्क ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है।
और अगर बीटा आ जाए 0.5, 0.8, 0.7, तो इसका 0.7 लेंगे, उसका 0.8 लेंगे, मतलब वो थोड़ा कम आंसर आएगा। तो अगर आपका बीटा 1 है, बीटा ग्रेटर देन 1 है, बीटा लेस देन 1 है, तो रिस्क की जो असेसमेंट है, जो आपने प्रीमियम सोचा हुआ है, वो कम या ज्यादा हो जाए। बीटा जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो फिर तो रिस्क फ्री हो गया ना, ये तो सारा फिर जीरो हो गया, फिर तो 10%, 10%। ठीक है, बस ये जो सारी कहानी है, इसको हमने मजीद डिटेल में, जब मैं आपको एक पेज पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही काफी है, ये सारी कहानी छोड़े। अभी तक आपको जो सवाल मैं आपको भेजूंगा ना, वो सिर्फ ये होंगे, K इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इनटू, इसमें सब कुछ गिवन होगा और आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मैं आपको बीटा फैक्टर सारा पढ़ाऊंगा। कल क्लास होनी है, 2-4 लोगों ने जिसने आना है वो आ जाना, क्लास होनी है अपने रेगुलर टाइम के ऊपर। ठीक है, और फिर वही क्लास एज इट इज 1 बजे, कल जुमा है ना, तो 1 बजे नहीं, लेट हो जाएगी 4 बजे तक इंशाल्लाह। मैं वो 4, 4:30 बजे तक वो क्लास आपके भेज दूंगा, ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है।